जादुई बस। एक गांव में किशन नाम का व्यक्ति था। किशन के पास कुछ खेत थे जिसमें खेती करके वह अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। एक दिन किशन की पत्नी पुष्पा ने किशन से कहा, सुनिए जी, आप खेती करके जो पैसे लाते हैं वह माँ की दवाई और बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। खाने को भी मुश्किल से बच पाता है। क्यों ना आप कोई दूसरा काम शुरू करें जिसमें ज्यादा आमदनी हो। हाँ पुष्पा, मैं जानता हूँ कि हम पेट भरकर खाना नहीं खा पाते, मगर हम और कर भी क्या सकते हैं। अरे आप भूल गए कि आप बस चलाना भी जानते हैं। क्यों ना आप एक बस खरीदकर चलाना शुरू कर दें, जिससे ज्यादा आमदनी होने लगेगी और हम सुकून से जीवन यापन कर सकेंगे। मगर पुष्पा, बस खरीदने के लिए तो बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों ना हम अपना खेत बेचकर किश्त पर एक बस ले लें और उसी बस को चलाकर जो पैसे आएंगे उसी से किश्त भी भरते रहेंगे। बताइए, आपकी क्या राय है? हाँ, मुझे भी लगता है तुम ठीक कह रही हो। किशन को अपनी पत्नी पुष्पा की बात ठीक लगती है और वह अपने सारे खेतों को बेचकर किश्त पर एक बस लेता है। किशन बस को चलाने लगता है और बस से उसकी अच्छी आमदनी होती है। किशन उसका परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। एक बार किशन अपनी बस को एक बस अड्डे पर ले जाकर खड़ा करता है। अचानक वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और किशन को मार पीट कर उसकी बस ले लेते हैं। अरे छोड़ दो मेरे बस को, यही मेरा आखिरी सहारा है, कृपया इसे छोड़ दो। गुंडे किशन की बात नहीं सुनते और बस लेकर निकल जाते हैं। किशन रोता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में वह अपनी बस छिन जाने की रिपोर्ट लिखवाता है। किशन वहाँ बैठे दरोगा से कहता है, साहब, मेरी बस कब मिलेगी? केवल तुम्हारी ही बस नहीं, बल्कि यहाँ जो इतने लोग आए हैं अपनी अपनी बस खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। इन सब की बस चोरी हो गई है। शहर में बस चुराने वाला एक गैंग घूम रहा है। हम उस गैंग की तलाश में हैं। तुम घर जाओ, जब तुम्हारी बस मिलेगी तो तुमको बता दिया जाएगा। चलो जाओ। किशन बहुत उदास होकर घर चला जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाता है। पुष्पा यह बात सुनकर बहुत उदास होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। किशन के पास जो भी जमा पूंजी थी वह भी खत्म हो जाती है। अब किशन के पास अपनी माँ की दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। किशन की माँ का दवा के अभाव में देहांत हो जाता है। किशन अपनी फूटी किस्मत पर बहुत रोता है। किशन के बच्चे भूख से तड़पते हैं। किशन से ये सब देखा नहीं जाता और वह घर से काम ढूंढने निकल पड़ता है। किशन कुछ ही दूर चला था कि उसे रास्ते में बहुत खूबसूरत बस खड़ी हुई दिखाई पड़ी। किशन सोचता है कि इस बस के मालिक से कोई मदद मांगता हूँ, शायद बस का मालिक मदद कर दे। किशन बस के अंदर जाता है तो बस में न कोई मुसाफिर है न कोई ड्राइवर। किशन सोचता है शायद बस के बाहर कोई न कोई अवश्य होगा। किशन बस से बाहर जाने लगता है, तभी बस से आवाज आती है, रुक जाओ किशन, बस के बाहर इसका कोई मालिक नहीं है। अब तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? मैं एक जादुई बस हूँ और तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मगर तुम कैसे मेरी मदद करोगी? तुम मुझे चलाकर पैसे कमा सकते हो और अपने बीवी बच्चों के लिए जीवन यापन की व्यवस्था कर सकते हो। लेकिन मैं कब तक तुमको चलाऊंगा? कभी ना कभी तो तुम मुझसे दूर चल ही जाओगी, फिर मेरा क्या होगा? जब तक तुम्हारी अपनी बस नहीं मिल जाती तब तक मुझे चला सकते हो। किशन यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और वह बस को चलाने लगता है। उससे उसे ढेर सारे पैसे मिलने लगते हैं, जिनसे किशन का परिवार फिर से सामान्य जीवन जीने लगता है। एक बार किशन अपनी बस को उसी बस अड्डे पर ले जाता है जहाँ से उसकी बस दूसरों ने चोरी की थी। वहाँ वही गुंडे आते हैं जो किशन की बस छीनकर ले गए थे। किशन बस से कहता है, ये तो वही गुंडे हैं जो मेरी बस छीन कर ले गए थे। अब तुमको भी मुझसे छीन कर ले जाएंगे। तुम परेशान मत हो, इस बार ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो कैसे? इन्हें अंदर आने दो, मैं इन्हें अपने अंदर बंद करके रस्सी से बांध दूंगी और तुम जाकर पुलिस को यहाँ ले आना। इतने में वे गुंडे बस के अंदर जाते हैं और किशन को बस से निकाल देते हैं। किशन भागता हुआ पुलिस को इसकी सूचना देता है। उन गुंडों में से एक गुंडा कहता है, अरे देखो तो ये बस कितनी सुंदर है। इस बस को बेचकर हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अरे इसको मिलाकर हमारे पास 10 बसें हो गई है। आज हम सारी बसें चोर बाजार में बेच देंगे। तभी वो गुंडे बस को ले जाने के लिए स्टार्ट करते हैं,
लेकिन बस स्टार्ट नहीं होती। फिर अचानक बस का दरवाजा दोनों तरफ से बंद हो जाता है और सारे गुंडे रस्सियों में अपने आप जकड़ जाते हैं। इतने में किशन पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचता है। पुलिस के आने पर जादुई बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और पुलिस अंदर जाकर उन गुंडों को पकड़ लेती है। जादुई बस पुलिस वालों से कहती है, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए, मैं गुंडों के ठिकाने पर आपको लिए चलती हूँ। किशन बस में बैठता है और जादुई बस चलने लगती है। उन गुंडों के अड्डे पर पहुँच जाते हैं। किशन को सामने अपनी बस दिखाई पड़ती है। किशन अपनी बस देखकर बहुत खुश होता है। किशन की बस के साथ वहाँ ढेर सारी चुराई हुई बसें रहती हैं। पुलिस जादुई बस को धन्यवाद देकर चली जाती है। उन बसों को उनके मालिकों के हवाले कर देती है। जादुई बस किशन से कहती है, तुम अपनी बस यहाँ से ले जाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो। जादुई बस, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरा क्या होता। फिर जादुई बस वहाँ से खुद गायब हो जाती है। किशन अपनी बस को अपने घर ले जाता है। किशन की पत्नी पुष्पा और उसके बच्चे बस को देखकर बहुत खुश होते हैं। इस प्रकार जादुई बस की मदद से किशन फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और सामान्य जीवन जीने लगता है। जादुई गुलाब जामुन। भावपुर नाम में मीना नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका ढोलू नाम का एक बेटा था। ढोलू सिर्फ नाम का ही ढोलू नहीं था, बल्कि ढोल के जैसा डील डॉल और मोटा भी था। उसका ढोल के जैसा पेट था और उसे मिठाई खाने का बहुत शौक था। गुलाब जामुन देखकर उसकी लार टपकने लगती थी। सोते जागते गुलाब जामुन के ही सपने देखता रहता था। ढोलू बेटा उठो, सुबह हो गई। अरे अम्मा, अभी अभी तो गुलाब जामुन खाने को मिलने वाले थे कि जगा दिया। तुझे तो सपने में भी गुलाब जामुन ही दिखाई देते हैं। पागल हो गया है तू गुलाब जामुन के पीछे। लगता तो ऐसा ही है अम्मा। चल अब उठकर खेत से कुछ सब्जियां ले आ। माँ के कहने पर ढोलू खेत पर सब्जियां लेने के लिए चला जाता है। वहाँ से सब्जियां लाने में उसे दोपहर हो जाती है। वह रास्ते में थकान महसूस करता है और एक पेड़ के नीचे आराम के लिए बैठ जाता है। तभी पेड़ का एक पत्ता टूटकर उसके पास गिरा और कहने लगा, हे भगवान, तू पत्ता क्यों गिराता है? गुलाब जामुन क्यों नहीं गिराता है? जैसे ही ढोलू यह कहता है, पेड़ के ऊपर से एक प्लेट उसके पास आकर गिरती है। हाँ, खाली प्लेट गिरी। गुलाब जामुन से भरी प्लेट गिरती तो कुछ मजा आता। गुलाब जामुन का नाम लेते ही वह प्लेट गुलाब जामुन से भर जाती है। जैसे ही ढोलू को गुलाब जामुन दिखे, वह उन पर टूट पड़ता है। ढोल से पेट में ठूस ठूस कर गुलाब जामुन भर लेता है। उन गुलाब जामुनों ने तो ढोलू पर कुछ अजीब सा असर दिखाया। उसकी सारी थकान मिट गई। उसमें गजब की मस्ती छा गई। वह काफी देर तक मस्ती में नाचता रहा। आहा, आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद उसने उस प्लेट को अपनी कमीज में छिपाया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में गांव के बाहर उसे 3 दोस्त मिल गए। उसने उसको अपने पास बुलाकर कहा, ओ रामू, कालू और धन्नू, गुलाब जामुन खाओगे क्या? क्या अपने दादा की शादी से लाया है तो गुलाब जामुन? ढोल से पेट वाले ढोलू, गुलाब जामुन होती तो तू अपने इस ढोल में भरता, भला हमें खिलाता क्या? चल खिला बे ढोलू, कहाँ से खिलाएगा? ढोलू अपनी कमीज के अंदर से प्लेट निकालकर मन ही मन में गुलाब जामुन का नाम लेता रहा, तो प्लेट गुलाब जामुनों से भर जाती है। फिर रामू, कालू, धन्नू भी गुलाब जामुन खाते हैं। उन गुलाब जामुनों को खाकर उन पर भी मस्ती छा जाती है। वे तीनों भी मस्ती में उछलने कूदने लगते हैं। जियो ढोल से ढोल भैया, ये गुलाब जामुन तो कमाल के थे। सारी थकान मिट गई और तन मन में मस्ती छा गई। ढोलू अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। उसे खाली देखकर उसकी माँ बहुत नाराज होती है और उससे पूछती है कि वह खेत से सब्जियाँ क्यों नहीं लाया। मैंने तुझसे सब्जियाँ लाने के लिए कहा था, कहाँ है सब्जियाँ? अरे माँ, सब्जियों को मारो गोली और तुम गुलाब जामुन खाओ।
गुलाब जामुन खाऊं? कहाँ से खाऊं? यहाँ से खाओ, ये प्लेट देगी तुम्हें गुलाब जामुन। ढोलू मन ही मन प्लेट से गुलाब जामुन मांगता है और प्लेट देखते ही देखते गुलाब जामुनों से भर जाती है। मीना उसमें से गुलाब जामुन उठाकर खाती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, अरे ये तो बड़े कमाल के गुलाब जामुन है, खाने में तो मजेदार ही है, साथ में तन मन की थकान को भी मिटाते हैं। ये शरीर का दर्द और थकान मिटाने वाली गुलाब जामुन है अम्मा, और साथ में मस्त भी कर देती है। अरे सच में मस्ती छा रही है बेटा। तभी गोलू सोने चला जाता है। मीना बहुत सयानी और लालची थी। उसने सोचा ये जादुई गुलाब जामुन है तो क्यों ना और खा लूं। यही सोचकर वो बहुत सारे गुलाब जामुन खा लेती है और देखते ही देखते उसका पेट फूलकर मोटा हो जाता है। फिर भी वो और गुलाब जामुन खाती है। तभी गोलू वहाँ आ जाता है। माँ, ये क्या? तुम तो बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे हो गई हो, इतना मत खाओ। अरे तभी तो खाना शुरू किया, बस थोड़े और। इतना कहकर वो थोड़े और गुलाब जामुन खा लेती है और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। हाय मैं मर गई, मेरा पेट फट जाएगा। गोलू जा कोई दवा ले आ, मुझे बचा ले पेट दर्द से। तभी गोलू भागता हुआ डॉक्टर के पास जा रहा था। उसे रास्ते में पुजारी जी मिलते हैं। अरे गोलू, कहाँ भाग जा रहा है? वो मेरी माँ ने जादुई गुलाब जामुन खाए और अब वो खुद गुलाब जामुन जैसे हो गई है और पेट में दर्द भी है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खाओगे तो यही होगा ना। एक काम करो, घर जाओ और उन जादुई गुलाब जामुन की पूजा करो और प्रसाद के रूप में सिर्फ एक ही खाओ और अपनी माँ को भी दो और बाकी लोगों में भी बांट दो, सब ठीक हो जाएगा। गोलू पुजारी जी के कहने जैसा ही करता है। कुछ दिन में उसकी माँ ठीक हो जाती है। उन्हें भी अपनी गलती समझ में आती है, इसलिए गोलू उन जादुई गुलाब जामुन को पुजारी जी को दे देता है ताकि भगवान को भोग में चढ़ा सके। जादुई मिट्टी। एक गांव में पवन लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत था, लेकिन वह खेत बंजर था। पवन लाल कई बार उस पर फसल लगाने की कोशिश करता, लेकिन कभी फसल नहीं होती। पवन लाल इस बात से बहुत दुखी रहता था। यही वजह थी कि वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वह हर रोज भगवान से यही कहकर सोता कि भगवान, अगली सुबह जब मैं उठूं तो मेरी खेत अच्छी हो जाए, मैं उस पर खेती कर पाऊं। वह दिल का बहुत ही साफ व्यक्ति था। खुद की खेत बंजर थी, इसीलिए दूसरे की खेत पर मदद करके खुश रहता था। पवन लाल बहुत उदास रहता और हर वक्त सोचते रहता कि कैसे खेत को बंजर से हरा भरा बनाया जाए। एक दिन गांव में एक सिद्ध बाबा आते हैं। सभी का मानना था कि बाबा के पास सभी समस्याओं का समाधान है। सभी बाबा के पास मदद मांगने के लिए गए। पवन लाल भी बाबा के पास गया। बाबा, मेरी खेत बंजारा हो चुकी है। बरसात के समय में भी वो बंजार ही रहती है। कितना भी पानी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस पर फसलें नहीं उगा पाता हूँ। बहुत समस्या है, पैसों की क्या करूँ? बेटा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तुम एक काम करो, ये मिट्टी लो। यह मिट्टी जादुई मिट्टी है। जब तुम इस मिट्टी को अपने खेत पर जाकर डालोगे, उसके ठीक बाद से तुम्हारी खेत अच्छी हो जाएगी और उस पर बहुत अच्छी फसल उगेंगे। इतने उगेंगे जिन्हें तुम संभाल भी नहीं पाओगे। बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब समय आएगा तब मैं तुमसे कुछ मांग लूंगा। अभी मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जी ठीक है बाबा, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए खड़ा रहूंगा। पवन लाल मिट्टी को अपने खेत पर ले जाकर डाल देता है। अगले ही दिन पवन लाल की खेत आम खेतों जैसी हो जाती है। वह खेत में बीज डालता है और फसल तैयार होने का इंतजार करता है। कुछ ही दिनों में हरी हरी फसल तैयार हो जाते हैं
और खेत फसलों से भर चुका होता है। तुरंत पवनलाल ने उसे काट लिया और उसे शहर ले जाकर बेच दिया। अब नए फसल उगने का इंतजार करता है। फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। पवनलाल ने ढेर सारे पैसे कमाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई मिट्टी की बात फैल गई। सभी गांव वाले बाबा से जादुई मिट्टी मांगने जाने लगे। हर रोज भीड़ लग जाती थी। बाबा किसी को जादुई मिट्टी नहीं देते थे और सभी लोगों से तंग आकर गांव छोड़कर भाग जाते। इधर पवनलाल फसल उगाया करता, उसे बेचा करता और ढेर सारे पैसे कमाता। ज्यादा पैसे कमाने के बाद पवनलाल के अंदर घमंड आ गया। वह किसी को कुछ नहीं समझता। सभी गरीबों से बहुत काम करवाता था और बदले में थोड़े ही पैसे दिया करता। जब वह मजदूर बहस करते तो उन्हें मारा पीटा करता था। दिन प्रतिदिन पवनलाल और भी घमंडी होता जा रहा था। कोई गरीब उसके आसपास से भी गुजर जाता तो उसे दुत्कार देता था। वह खुद को सबसे अमीर इंसान समझता था। उसे लगता था इस दुनिया में उस जैसा कोई नहीं, वह जो चाहे कर सकता है। इसी तरह कई साल बीत गए। गांव का कोई भी व्यक्ति पवनलाल को पसंद नहीं करता था। एक दिन पवनलाल खेत के सारे काम खत्म करके घर जा रहा था। उसके सामने एक भिखारी आया और पवनलाल से कुछ पैसे और खाने मांगने लगता है। अरे हट जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो? मैं नहीं देने वाला कुछ भी। तुम जैसे लोगों से तो मैं बात भी नहीं करता। पवनलाल, मैं वही बाबा हूँ जिसने तुम्हें जादुई मिट्टी दी थी। इस गांव से भागने के बाद मेरी बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। कृपया मेरी मदद कर दो। अरे मैं नहीं जानता किसी बाबा को। कौन हो आप? कौन सी जादुई मिट्टी? निकल जाओ यहाँ से। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तभी मैंने तुमसे कहा था समय आने पर कुछ मांगूंगा। अब यही सही समय है, कृपया मेरी मदद कर दो। अरे कितनी बार बोलूं, मैं नहीं जानता आपको। हटिए यहाँ से। कोई भी भिखारी उठकर मेरे पास आ जाता है। बाबा को पवनलाल की बात सुनकर गुस्सा आता है। जिस धन और खेत की वजह से तुम आज इतना घमंड कर रहे हो, देखना वो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से और अभी से ही तुम्हारी खेत पहले जैसे ही बंजार हो जाए। हे मेरी जादुई मिट्टी, अपना कमाल दिखाना बंद कर दे। पवनलाल बाबा की बातों को नजरअंदाज करके घमंड में चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब उसकी खेत वापस पहले जैसे ही बंजर हो गई है। सारे हरे भरे फसल मुरझा कर गिर चुके हैं। धीरे धीरे उसके सारे पैसे भी खत्म होने लगे। अब वह पहले जैसा ही हो चुका था। पवनलाल अपनी गलती पर बहुत पछताया। उसने बाबा को गांव में खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा उसे कभी नहीं मिले।